जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अच्छा बच्चों, आज है हमारा केफ 2 का लेक्चर नंबर 10। जी, हमने बेसिक कॉन्सेप्ट्स इनकम टैक्स का जो रजिस्ट्रेशन का पार्ट था चैप्टर नंबर 5 वो कंप्लीट कर लिया था। मैंने आपको 2 या 3 क्वेश्चंस करने को दिए थे, वो कर लिए थे सबने, सामने रखे। शाबाश। प्रॉब्लम में डिस्कस करूंगा, पहले चेक कराएं। अब्दुल्ला किधर है? 18 आगे, 19 किधर है? ये 23 है, 24 भी था ना? तुमने 24 नहीं किया अब्दुल्ला? क्यों किए? जी बच्चों, आपने किए? आपने बच्चे फराज किए? 18 बच्चे रजिस्टर पे कर लिया। क्यों? जी बच्चों, किए? आपने किए? नहीं किए बच्चे? आपने किए? नहीं? ठीक। ये जिन्होंने नहीं किए तो इसका मतलब क्या है? मैं इसको क्या समझूं? मुझे बताएं ना, मैं इसको क्या समझूं, बताएं। जी, कौन से में प्रॉब्लम है? हाँ, 24 में। जी 24 में क्या प्रॉब्लम है? कौन से वाला? सी, सिद्रा पाकिस्तानी नेशनल। ये देखो क्वेश्चन नंबर 24 का, ये पेज नंबर 14, पार्ट सी। Sidra Pakistani National left Pakistan on 1st July 2021 for employment in a Singapore-based company at a monthly salary of SGD 10,000. However, due to personal reasons, she returned back to Pakistan on 20th December 2021 and remained in Pakistan till 30th June 2022. She brought the entire foreign salary amount to Pakistan. जी, इसमें क्या, ये तो आसान सा है। इसमें लिख दो कि अगर उसने उधर टैक्स पे किया है अपनी फॉरेन सोर्स सैलरी पे तो यहाँ एग्जेम्प्ट हो जाएगी, अगर नहीं किया तो टैक्सेबल हो जाएगी। सिंपल। कल तीसरा एक्सेप्शन जो पढ़ा था रेजिडेंट और फॉरेन सोर्स सैलरी का, वो है पहले वाला कंडीशन। जी बस ये मसला था। हाँ, और कोई नहीं? अच्छा जी बच्चों, आज हम जो है स्टार्ट करने लगे हैं। हमारा जो बेसिक्स का एरिया है ना, ठीक है, ये हम साथ साथ करेंगे। ठीक है, ये फेवरली थ्योरेटिकल एरिया है। यहाँ से 10 मार्क्स जो है ना ये टेस्ट होते हैं। 3 चैप्टर्स हैं। कितने चैप्टर्स हैं बच्चों? 3। आज उसमें मैंने ग्रुप में शेयर किए हैं। ठीक है, वो चैप्टर मैंने आपके साथ ग्रुप में शेयर कर दिया। इंशाल्लाह मंडे, ट्यूसडे, मैक्सिमम वेडनेसडे तक बुक आ जाएगी। ठीक है, तो आप बेशक ये चैप्टर 1 जो है ना ये फोटोकॉपी ना करें। जी, चैप्टर नंबर 1 है, ठीक है, हमारे बुक में 2 और 3, इन 3 चैप्टर्स में से, ठीक है, और इस एरिया का नाम है क्या? बेसिक्स। ठीक है, ये 3 चैप्टर्स है, चैप्टर 1, 2 और 3। ठीक है, तो आज हम चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि इन तीनों में से 10 मार्क्स आएंगे। चैप्टर नंबर 1। ठीक है, फिर बच्चे बाद में कहते हैं कि सर थ्योरेटिकल एरिया आखिर में हमने पढ़ लिया था तो हमें टाइम नहीं। ये पेवरली क्रेमिंग वाला एरिया है। ठीक है, इसमें एक ही तरह के क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, जो नोट्स में लिखा हुआ है वही चीज आपने दोबारा लिखनी है। ठीक है, इसमें कोई सिनेरियो बेस्ड इस तरह की चीजें
वो टेस्ट नहीं करता, बस आपने समझ के इसको क्या करना है, याद करना है। जी नोट्स निकाले, मैंने ग्रुप में शेयर किया, शाबाश। नोट्स देखे, ये थ्योरेटिकल एरिया साथ साथ कवर करेंगे ना, ताकि बाद में आप बर्डनाइज ना हो। एक हम जैसे टेक्निकल चैप्टर, जैसे इनकम टैक्स का चैप्टर नंबर 5 हमने पढ़ लिया, ठीक है, पहला चैप्टर बेसिक्स का, अब ये पढ़ लेंगे। फिर जब इनकम टैक्स का दूसरा, ये 3 चैप्टर्स है, ये साथ साथ इंशाल्लाह हम कंप्लीट करेंगे, ठीक है जी। ये देखें, डिफिनीशन इन ऑब्जेक्टिव ऑफ टैक्स, बेसिक्स का चैप्टर है, चैप्टर नंबर 1 है। नोट्स मैंने आपके साथ शेयर कर दिए हैं। सबसे पहले आपको डिफिनीशन ऑफ टैक्स बता रहा है। टैक्स इज डिफाइंड एज फॉलोज: taxation is collection of share of individual and organizations income by the government under the authority of law. Taxation is used by the government for increasing revenue under the authority of law का यहाँ पे लिख लो, जैसे इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस है, FBR अथॉरिटी है ना, ठीक है, उसके अंडर ये काम। Taxation is used by the government for increasing revenue under authority of law to promote welfare and protection for its citizens. गवर्नमेंट जो टैक्सेस अपने अवाम से कलेक्ट करती है, तो इसका मकसद ये होता है कि गवर्नमेंट के रेवेन्यू बढ़ जाए और इन रिटर्न वो अपने पब्लिक को फैसिलिटेट करे, फैसिलिटीज प्रोवाइड करे। जैसे आप देखते हो इंफ्रास्ट्रक्चर है, बिजली है, गैस है, ठीक है। अब इंडिविजुअली आप जितने भी अमीर हो, आप न बिजली प्रोड्यूस कर सकते हैं, न बिजली को एक बटन के कंट्रोल में लेके आ सकते हैं। इस पे करोड़ों अरबों रुपए खर्च होते हैं, ये सिर्फ स्टेट ही कर सकता है। जैसे सड़क, एक सड़क आप बना ले, एक फ्लाईओवर आप बना ले, कितने अरबों रुपए का बनता है, ठीक है। एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल, हम छोटा सा एक हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल मैंने देखे हुए हैं, ठीक है, 10-12 कमरों का हॉस्पिटल प्राइवेट, कहते हैं हमारे 2 करोड़ 3 करोड़ 5 करोड़ रुपए खर्च हो गए। फिर आप ये जाएं पिम्स, पूरा एक जो है ना गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, तो ये स्टेट जो पैसे इकट्ठा करती है टैक्स के फॉर्म में हमसे, तो उसके बदले स्टेट हमें क्या करता है, जैसे पुलिस देख ले, आप एक थाने को 1 महीना रख सकते हैं, जितनी नफरी है, जितने इसके खर्चे हैं, आवाम रख सकती है, नहीं रख सकते, कोई इंडिविजुअल रख सकता है, नहीं रख सकता। अच्छा है हमारे पैसों से, लेकिन किसी एक बंदे के ऊपर बर्डन नहीं है, मतलब हम सारे 24 करोड़ आवाम इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, रेवेन्यू टैक्स के फॉर्म में पैसे जमा करते हैं, तो स्टेट वो जो है ना, फिर इनके पेट भी बड़े हैं, ये खुद भी खाते हैं, तो इसलिए काम थोड़ा खराब हो जाता है, फिर हम बाहर जाके मांगते रहते हैं लोगों से। इट इज द प्रोसेस बाय विच द sovereign through its law making body raises revenue in order to use it for expenses of government. नॉन, ये तो रिवेन्यू ऑब्जेक्टिव थे। रिवेन्यू का मतलब कि जो पैसे आते हैं और पैसों के फॉर्म में ही खर्च होते हैं। कुछ टैक्स के नॉन रिवेन्यू ऑब्जेक्टिव्स भी हैं, मतलब ये नहीं है कि टैक्स का पैसे आ रहे हैं तो आगे खर्च भी पैसों, ये तो एक साइड हो गया ना। कुछ टैक्सेस के नॉन रिवेन्यू बेनिफिट्स भी है कि आप पैसों का लेन देन ना हो, फिर भी आप अपने अवाम को, अपने पब्लिक को स्टेट उससे बेनिफिट्स दे सकता है टैक्सेशन सिस्टम के थ्रू, ठीक है। वो क्या है? द मेन पर्पस ऑफ टैक्सेशन इज टू कलेक्ट रेवेन्यू फॉर द गवर्नमेंट। द गवर्नमेंट लीव्स टैक्स टू अचीव फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव्स: to collect revenue, to run and administer government. Tax is a tool for implanting its policies. Tax is used for the distribution of wealth. In addition to finance government, tax is used as a tool to carry out national objective of social and economic. ये अब non revenue objectives आपको बता रहा है, जैसे कि government can encourage the production of certain goods by introducing exemptions. देखो, स्टेट अगर देखे ना, अगर मुल्क में सिस्टम हो, ठीक है, तो इकोनॉमी, ये नहीं, ये दिनों की बात नहीं है, सालों साल लग जाएंगे फिर भी, ठीक है। लेकिन अगर हमारी गवर्नमेंट देख ले, एक कैलकुलेशन करे, एक रिपोर्ट बनवाए किसी इदारे से कि यार बताएं हम सबसे ज्यादा इंपोर्ट पाकिस्तान में क्या कर, वो प्रोडक्ट निकाल, लिस्ट बनाए, वो टॉप 10, टॉप 50, टॉप 100
प्रोडक्ट्स की लिस्ट बनाएं जो हम सबसे ज्यादा इंपोर्ट करते हैं। मतलब जब हम इंपोर्ट्स करते हैं, डॉलर्स यहां से जाता है ना, तो हमारी इकोनॉमी स्टेबल नहीं हो पाती। ठीक है, तो अपने अवाम को जो सबसे ज्यादा इंपोर्टेड गुड्स है, अपने अवाम को, अपने पब्लिक को, अपने इन्वेस्टर्स को उस पे एग्जिम्पशंस दे दे कि जो बंदा ये प्रोडक्ट पाकिस्तान में बनाएगा उससे हम 5 साल टैक्स नहीं लेंगे, उससे हम 10 साल टैक्स नहीं लेंगे। ठीक है, पहली बात, पहला फायदा, आपके डॉलर मुल्क से बाहर जाना रुक गया। दूसरा, रोजगार मिल गया। ये दो कम बेनिफिट, समझ आ रही है? मतलब डायरेक्ट इकोनॉमी को दो बेनिफिट्स आ गए। एक, बेरोजगारी कम हो गई। मतलब अगर एक फैक्ट्री एक बंदा लगाते हैं उसमें 100 लोगों को वो एम्प्लॉयमेंट देता है, तो 100 लोग, जो करोड़ों बेरोजगार लोग बैठे हुए हैं, उसमें 100 तो कम हो गए ना। ठीक है, तो ये एक तरीका है कि गवर्नमेंट अपने, लेकिन यहां पे तो उल्टा सिस्टम है। ठीक है, इधर तो मतलब अगर आप कारोबार कर रहे हो और आपने स्टेट पे आसानी की हुई है, ठीक है, मतलब आपने स्टेट के पब्लिक में एम्प्लॉयमेंट दी हुई है, ठीक है, 10 लोगों को, 15 लोगों को, 20 लोगों को, ठीक है, तो वो बिजनेसमैन को क्रश करने आ जाते हैं कि आप इनको क्यों पैसे दे रहे हैं, आप हमें क्यों नहीं दे रहे, मतलब रिश्वत। ठीक है, तो यहाँ तो मतलब कारोबारी बंदे का जो है ना हालात बहुत बड़े हैं। वो कारोबारी बंदे को स्टेट को हेल्प करना चाहिए। उसको मैं कहता हूं, जो बाकी सेक्टर्स है, जैसे हमें बिजनेसमैनों को बिजली भी सस्ती देनी चाहिए। ठीक है, ये हर एक चीज जो है ना वो कारोबारी सेक्टर पे, तो फिर वो लोग क्या कारोबार पाकिस्तान में कर लेंगे? वो बस कहते हैं यार थोड़ा सा मौका मिल जाए, थोड़े से पैसे जमा हो जाए मुल्क से बाहर। आप देखें, आपकी कराची जो है ना 70s में ये एशिया का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल स्टेट, ठीक है, कराची लोग कहते थे दुबई, उसके दुबई कराची के सामने कोई चीज ही नहीं था। अब आप दुबई देख ले, आप कराची देख, ठीक है, मतलब बाकी तो छोड़े, 50 और कितने 75-80 साल तो हो गए ना पाकिस्तान को। ठीक है, हमने अभी तक पानी निकालने का निजाम नहीं बनाया, तो इकोनॉमी क्या ठीक कर ले? मतलब कराची में बारिश हो जाती है आज भी, तो जो है ना घर डूब जाते हैं, और पता नहीं, बस अल्लाह ताला माफ करे। लेकिन चले, एक दिन तो आ रहा है ना, उधर तो ये हमें हिसाब देंगे ना इंशाल्लाह। हाँ, बाय चार्जिंग हाई टैक्स रेट्स ऑन इंपोर्ट्स द गवर्नमेंट। अच्छा, दूसरा तरीका क्या है इंपोर्ट्स कम करने का? कि गवर्नमेंट जो है इंपोर्टेड गुड्स पे टैक्स रेट्स हाई कर, क्या कर ले? टैक्स रेट्स। ठीक है, मतलब इतने हाई रेट्स लगा दे कि वो लोग इंपोर्ट करना ही वो गुड्स बाहर से बंद कर दे। ठीक है, टैक्सेस कैन बी यूज्ड टू रिड्यूस इनइक्वालिटीज इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। टैक्स एक ऐसा निजाम है कि इससे आप जो नाइंसाफी है सोसाइटी में वो खत्म कर सकते हैं। आप फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ कर सकते हैं। कैसे? अमीर लोगों से टैक्सेस ले, गरीब लोगों के ऊपर खर्च कर ले, तो दोनों जो है ना ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ आ जाएगी। मतलब अमीरों से पैसा आएगा, ठीक है, और उन पैसों से गरीबों को वो फैसिलिटीज दे दे जो अमीर खुद उसको अफोर्ड कर सकते हैं, और गवर्नमेंट गरीबों को अमीरों के, तो ये फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ भी आ जाती है। टैक्स प्रिवेंट्स वेल्थ बीइंग कंसंट्रेटेड इन फ्यू हैंड्स ऑफ द रिच। ये बात मैंने, वही बात है। थ्रू टैक्स गवर्नमेंट कैन एनकाउंटर द इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन एंड डिप्रेशन। टैक्स सिस्टम के थ्रू गवर्नमेंट जो है ना वो इन्फ्लेशन, मतलब महंगाई को और बेरोजगारी को, इस तरह की चीजों को कंट्रोल कर सकता है। कैसे? अगर आपका टैक्स सिस्टम स्ट्रांग होना और आपके टैक्स कलेक्शन ज्यादा हो, तो ये पेट्रोल अगर इंटरनेशनल मार्केट में 265 रुपए का है और आपकी इकोनॉमी स्ट्रांग होना, तो ये 165 रुपए जो है ना ये गवर्नमेंट खुद से डाले और हमें अपने अवाम को 100 रुपए में दे दे। ठीक है, लेकिन वो कहते हैं नहीं, इंटरनेशनल मार्केट में 120-130 रुपए का है, हम आपको 265 का देंगे, क्योंकि हमारे पेट तो लगे हुए हैं ना उनके साथ भी। हम तो इंसान के कैटेगरी में नहीं आते, आप यकीन करें। आप ये, मैं आपके साथ मजाक नहीं कर रहा। पाकिस्तानी अवाम इंसानों के डिफिनीशन से निकाल दिया इन्होंने। हम
वो देख लेना जाके, आप करो स्टेट के कोई अपना मुतालिबा करो कि आप गलत कर रहे हो, फिर देख लेना हम क्या चीजें, किन किन लोगों को इन्होंने मुझे बताया, एक बंदे को इन्होंने 1.5 साल से जेल में बिठाया हुआ है, कसूर क्या है मुझे बताया। मतलब ये तो अगर वो कुछ ना कर सके जो एक इंटरनेशनल लेवल का सेलिब्रिटी है, ठीक है, अगर तुम्हें और आप क्या कर लेंगे मुझे बताएं। हाँ, गायब तो फिर भी कोई चीज है, पता नहीं। ये सैकड़ों लोग मैं जानता हूं कि वो जो है ना हमारे खैबर पुख्तनख्वा के उनका नाम और निशान ही नहीं है, पता ही नहीं है वो किधर है किधर नहीं। बस अल्लाह ताला हमारे हाल पे रहम करे। टू प्रमोट साइंस एंड इन्वेंशन, एजुकेशन सिस्टम, हेल्थ केयर सिस्टम, अगर आपने ये चीजें इनमें वो करनी है, मतलब तरक्की करनी है, तो आप टैक्स सिस्टम के थ्रू कर सकते हो। आप अपने एजुकेशन सेक्टर को, अपने हेल्थ सेक्टर को, डिफेंस सेक्टर को, इसको बहुत ज्यादा मजबूत कर सकती हैं, ठीक है। इट कैन बी यूज टू डिस्करेज इन्वेस्टमेंट अब्रॉड, ठीक है। टैक्स के थ्रू जो लोग हमारे बाहर जाते हैं, ठीक है, और वो बाहर इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो टैक्स सिस्टम के थ्रू बहुत सारे तरीके हैं। जैसे आप इन लोगों को जो बाहर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, अगर स्टेट इनको यहाँ पे बेनिफिट्स दे दे, टैक्सेस में बेनिफिट्स दे दे इनको। और एक और बात, जो लोग सही पैसा कमाते हैं ना, ये जो बाहर मुमालिक में जितने भी सियासतदान आप सुनते हो, फला जगह पे इन्वेस्टमेंट है, फला मुल्क में इन्वेस्टमेंट है, ये क्या है? ये 2 नंबर तरीके से कमाया हुआ पैसा है। इन्होंने बाहर ये पैसा भेजा हुआ है। अगर इन्होंने ये पैसा सही तरीके से कमाया होता, टैक्स दिया होता, तो इनको ये पैसे बाहर ले जाने की जरूरत नहीं थी। इट कैन बी यूज्ड एज बार्गेनिंग टूल। देखे, आप दुकान पे जाते, ठीक है, अगर आपका कॉमन सेंस यूज करें, ठीक है, अगर मैं आप में से किसी स्टूडेंट से 1000 रुपए 2000 रुपए मांग लू ना, ठीक है, फवाद के पैसे मुझे याद आए, इनसे मैंने लिया हुआ, अच्छा ठीक है, 1000-2000 रुपए ले लूं, नहीं लिए ऐसे नहीं है, मैं नहीं था, इनको मैंने कहा ये काम कर दो, ठीक है, इधर कॉलेज का कोई काम था, अच्छा मैं 1000-2000 रुपए आप लोगों से मैं मांगूं तो आप चुप करके दे देंगे। लेकिन अगर आपका साथ वाला दोस्त मांगे ना, आप 10 बहाने लगा दो। वजह अब देखिए, ये चीज आपने नोट नहीं की, ऐसे है कि नहीं? हाँ, मुझे इसलिए देंगे कि सर तो यार पैसे कमा रहे हैं, ये मेरे 2000 रुपए का है। जब दोस्त मांगेगा सोचोगे इसके पास क्या है, ये कहां से देगा, ये तो गए गायब। समझ आ रही है? ये टैक्स का निजाम। अगर आपका टैक्स सिस्टम स्ट्रांग हो, आपके गवर्नमेंट के पास टैक्सेस आ रहे हो और आप इंटरनेशनली किसी के साथ डीलिंग कर रहे हो ना, तो वो कहते हैं अच्छा यार ये तो तगड़ा मुल्क है, अगर हमने क्रेडिट पे कोई ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, कर लेते हैं, हमारे पैसे कहीं नहीं जाए। लेकिन जब ये लोग जाते हैं ना, वो उधर से इनसे जो है ना 100 किस्म की कंडीशंस लिखवा देते हैं कि बिजली के रेट ये होंगे। वजह उनको पता है, ये जो है ना, जो टैक्स लॉज कैन बी यूज्ड फॉर डॉक्यूमेंटेशन ऑफ इकोनॉमी। टैक्स लॉज जो है ना, ये अगर प्रॉपर तरीके से हो ना, टैक्स सिस्टम आपका स्ट्रांग हो, तो गवर्नमेंट को एक बहुत बड़ी कॉस्ट सेविंग हो सकती है, ठीक है। अगर हम सारे टैक्स नेट में आ जाए ना, तो हम बीआर को अपना डिटेल्स जमा करेंगे ना कि जनाब पिछले साल मैंने ये इनकम कमाई, कहां से कमाई, ये सोर्सेज है, ठीक है। ये सारी चीजें इन रिटन फॉर्म में जाके बीआर के सामने, वर्बल फॉर्म में तो हम नहीं कहेंगे ना, इन रिटन फॉर्म में दे देंगे, और ये हमारा टैक्स है। बीआर से वही डेटा स्टेट उठा ले, ठीक है, जो रिटन फॉर्म में आया हुआ है, फ्री ऑफ कॉस्ट। हम टैक्स पेयर खुद बना के, हमारी जिम्मेदारी है ना, हम बनाएंगे, वो डेटा उठा ले और इकोनॉमी को डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में आपकी इकोनॉमी आ जाएगी, ठीक है। लेकिन इसके लिए जरूरी क्या है कि टैक्स नेट में जितने ज्यादा लोग आएंगे, इतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट के पास जाएगी। तो ये भी एक फायदा हो सकता है टैक्स निजाम से। टैक्सेशन कैन बी यूज्ड टू डिस्करेज सर्टेन अनडिजायरेबल सेक्टर्स। जो अनडिजायरेबल सेक्टर्स है, जो मतलब आवाम के लिए अच्छा नहीं है,
तो अगर उसको आपने बंद करना हो तो उसके लिए कोई कानून साजी होती है या नहीं होती, आप स्टेट को चाहिए उस पर टैक्सेस बहुत ज्यादा लगा दे। ठीक है, जैसे अब मैं कह दूंगा ऐसे प्रोडक्ट्स कह ले, जैसे सिगरेट है, अगर आप कहते हो कि हमारे नौजवान जो है ना सिगरेट ना पिए, ठीक है, तो एक सिगरेट 500 रुपए का कर, टैक्सेस ज्यादा लगा दे, खुद ब खुद कम हो जाएगी। ठीक है, फिर वो किसी अमीर बंदे के साथ खड़े होके सिर्फ स्मेल ले लिया करेंगे। ठीक है, या एक सिगरेट महीने में लेके उसको देख के अपना वो क्रेविंग पूरा कर लिया करेंगे। या और ऐसे अक्सर आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे ये शीशा, ये जो कैफे टाइप होता है, ठीक है, तो इनको अगर आपने अनडिजायरेबल है, आप कहते हो हमारा नस्ल खराब होता है नौजवान, तो इस पे जो है ना ज्यादा टैक्सेस लगा दो तो ये ऑटोमेटिकली बंद हो जाएंगे। गवर्नमेंट कैन एनकरेज रिसर्च एंड डेवलपमेंट बाय इंट्रोड्यूसिंग टैक्स क्रेडिट्स। टैक्स क्रेडिट्स के साथ लिख लो टैक्स रिलीफ्स, हमारा पूरा चैप्टर है, इंशाल्लाह आगे जाके पढ़ेंगे। ठीक है, टैक्स इज मीन फॉर डेवलपमेंट। आगे ये क्वेश्चन है, ये कर लेना। हाँ बच्चों, आगे क्या है? टैक्स इज मीन फॉर डेवलपमेंट, ये वही बातें हैं। अब टैक्स इज अ मेन सोर्स ऑफ डेवलपमेंट। टैक्स हेल्प्स इन द डेवलपमेंट ऑफ कंट्री एज फॉलोज। टैक्स इंसेंटिव फॉर एग्रो बेस्ड प्रोजेक्ट्स प्रमोट एग्रीकल्चर। अगर आपने अपने एग्रीकल्चर, हम कहते हैं मुताले पाकिस्तान में पढ़ा था कि पाकिस्तान 70% जरी मुल्क है ना। हाँ, अब इंशाल्लाह कुछ साल बाद कहेंगे पाकिस्तान 70% डीचे मुल्क है। ठीक है, वो हर जगह तो इन्होंने ये बना दी। ठीक है, तो अगर आपने एग्रीकल्चर को प्रमोट करना है तो आप जमींदारों को इंसेंटिव्स दे दे। क्या दे दे? स्टेट को क्या चाहिए कि क्या दे दे? इंसेंटिव्स। इंसेंटिव्स कैसे दे? जो सीड्स है, जो बीज है, जो पेस्टिसाइड्स है एग्रीकल्चर से रिलेटेड, उस पे गवर्नमेंट को चाहिए कि सब्सिडी दे दे। अगर यूरिया का एक जो है ना क्या नाम है, एक बोरी 10,000 की है, गवर्नमेंट को चाहिए इस पे सब्सिडी दे दे 5,000 गवर्नमेंट खुद से। क्यों? क्योंकि इस चीज को देके जब आप गंदम इंपोर्ट करोगे उधर गवर्नमेंट का ज्यादा खर्चा होगा, अब कम खर्चा हो जाए। ठीक है, चैरिटीज कैन बी इनकरेज। मैं आपको यकीन करें, आप बच्चे हो ऐसे ऐसे ये हरकतें करते हैं ना, कौन पता है? हमारे प्राइम मिनिस्टर लेवल गंदम परचेज किया, हमारे एक प्राइम मिनिस्टर साहब थे। ठीक है, गंदम परचेज किया, परचेज करके अपने पास स्टोर कर दिया। स्टोर कैसे किया? बाहर मुल्क बेच दिया, उधर अपना गोदाम सेल नहीं किया, कहते हैं हमने एक्सपोर्ट कर दिया, उधर अपने गोदाम में रख लिया और इतना ज्यादा परचेज किया कि 4-5 महीने बाद जो है ना पाकिस्तान में गंदम की शॉर्टेज। ठीक है, फॉर एग्जांपल 5,000 रुपए मन इसने परचेज किया। ठीक है, कहते इंपोर्ट करते हैं, अच्छा रशिया से रेट ले लिया, फलां से ले लिया, फलां से ले लिया। ठीक है, कहते हैं फलां जगह से कर लो, उधर एक बंदा है। ठीक है, 15,000 फी मन जो है ना वापस अपने मुल्क को दोबारा भेज दिया। ये हमारे हालात। ठीक है, और हम कहते हैं हम तरक्की कर लेंगे। ये करप्शन, आपको क्या लगता है कि ये ऐसे पैसे पड़े होंगे उसमें से नोट निकाल के जेब में डाल देते? ऐसे ये करप्शन नहीं करते, इसलिए तो ये पकड़े नहीं जाते, ये लीगल तरीके से करप्शन करते। Charities can be encouraged by providing tax credits। अगर आप चाहते हो कि हमारे स्टेट में चैरिटीज बढ़ जाए, डोनेशंस बढ़ जाए, ये इदारे बढ़ जाए, तो इनको गवर्नमेंट को ऐसे इदारों को टैक्स रिलीफ्स देने होंगे, तो फिर लोग जो है ना इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। इम्पोजिंग हाई कस्टम ड्यूटीज ऑन इंपोर्ट ऑफ लग्जरी आइटम्स। अगर आपने इंपोर्ट कम करना है किसी प्रोडक्ट का तो आप उस पर हाई टैक्स रेट्स लगा दे, उनका इंपोर्ट ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। टैक्सिंग रिच एट अ हायर रेट। ठीक है, सिस्टम ऐसा बनाए कि आप जो है ना आपका टैक्स के लॉज ऐसे हो कि जो अमीर है उनके टैक्स रेट्स, जो ज्यादा पैसे कमा रहे हो आसान अल्फाज में, उसके टैक्स रेट्स ज्यादा हो, जो कम पैसे कमा रहे हैं उनके टैक्स रेट्स कम हो। गवर्नमेंट कैन मार्क एरियाज एज टैक्स फ्री जोन्स। कुछ ऐसे एरियाज बना दे कि इधर जो भी फैक्ट्री लगाएगा, अंडर डेवलप्ड एरियाज जो है, ठीक है, वो सारे सूबों में है, इधर जो भी फैक्ट्री लगाएगा उनसे हम टैक्स नहीं लेंगे, वो जो कमाएंगे जेब में डाल दें। ठीक है, या जिस एरिया में बेरोजगारी ज्यादा है, ठीक है, टैक्स फ्री जोन्स बनाए थे। किसने बनाए थे पता है? जियाउल हक ने बनाए थे। ठीक है, ये जो खुद को ये कह रहे हैं ना, इन्होंने बंद करा दिए।
इन्वेस्टमेंट इन न्यू शेयर्स कैन बी इनकरेज। अगर आपने स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्टमेंट बढ़ानी है तो उन इन्वेस्टर को टैक्स में रिलीफ दे दे, इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगी। इन्वेस्टमेंट इन न्यू प्लांट इन मशीनरी, अगर आप नई फैक्ट्री मुल्क में बढ़ाना चाहते हो, लगवाना चाहते हो, इन्वेस्टर्स लेके आना चाहते हो, तो आपको उनको भी टैक्स रिलीफ देना होगा। बेसिक कॉन्सेप्ट से बेसिक आप टैक्स लॉस। एडम स्मिथ इन हिज फेमस बुक वेल्थ ऑफ नेशन हैज रिपोर्टेड फॉलोइंग कैनन्स ऑफ टैक्सेशन। कहता है जनाब कैनन्स कहते हैं प्रिंसिपल्स, उसूल। कहता है टैक्स लॉ के जो बेसिक उसूल है ना वो क्या होने चाहिए। टैक्स लॉस की बात कर रहे हैं। इक्विलिटी, इस लॉ में इक्विलिटी होनी चाहिए। कह रहे जो इक्विलिटी का मतलब क्या है, जो बंदा ज्यादा पैसे कमाए उससे ज्यादा टैक्स ले, जो कम कमाए उनसे, तो आपका टैक्स लॉ एक बेहतरीन लॉ ट्रीट किया जाएगा। सर्टिनिटी, कह रहे जिससे आप टैक्स मांग रहे हो ना उसको क्लियर हो, उसको ये बात पता हो मैं टैक्स क्यों दे रहा हूं, हाल ना पुरसान ना हो, बस ये सिस्टम ना हो अच्छा इतना दे दो इतना नहीं, उसको पता हो मैं क्यों और कितना दूंगा। टैक्स लॉज में आपकी क्लैरिटी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? क्लैरिटी। कन्विंस ऑफ पेमेंट, हर टाइम टैक्स पेयर को तंग नहीं करना, कन्वीनियंट रखना है, उसको टाइम देना है, उसको साल में एक टाइम बता दे कि उस टाइम पे टैक्स पे करना। ये नहीं कि रोज जो है ना बिहार का बंदा उसके ऑफिस उसके घर गया होता है भाई टैक्स के पैसे निकालो, नहीं, तंग नहीं कर, फिर लोग आपको टैक्स नहीं देंगे। ठीक है। और इकोनॉमी ऑफ कलेक्शन, इकोनॉमी ऑफ कलेक्शन का मतलब यह है कि आपके जो टैक्स लॉ के खर्चे हैं, इंप्लीमेंटिंग, जैसे एफबीआर, इंप्लीमेंटिंग अथॉरिटी कौन है? एफबीआर। एफबीआर के खर्चे कम हो और कलेक्शन ज्यादा, तो फिर यह बेहतरीन सिस्टम होगा। मतलब आपने टैक्स कलेक्शन के ऊपर जो खर्चे होते हैं ना उसको कम से कम रखने हैं, तो इसको कहते हैं इकोनॉमी। स्ट्रक्चर ऑफ टैक्स लॉज या काइंड्स ऑफ टैक्सेस, एक होता है प्रोपोर्शनल टैक्स या फ्लैट टैक्स। इट इज अ टैक्स वेयर द रेट ऑफ टैक्स इज फिक्स्ड। इसके साथ लिख ले फॉर एग्जांपल डिविडेंड इनकम के ऊपर। किसके ऊपर? डिविडेंड। इधर देखें, कोई बंदा 10 रुपए कमाए, 10 लाख कमाए, 1 करोड़ कमाए, 10 करोड़ कमाए, 1 अरब कमाए, 1 खरब कमाए, 10 खरब कमाए, डिविडेंड इनकम अगर ये अर्न करेगा, वैसे अभी डिविडेंड आपको पता नहीं, आगे इनकम टैक्स में पढ़ेंगे, फिर जब दोबारा इसकी रिवीजन करेंगे ना आपको समझ आ जाएगी कि हाँ कितना कमाए, 10 रुपए, और आखिरी क्या बताया, 10 खरब। अगर डिविडेंड इनकम कमाया 10 रुपए वाला भी 10% देगा, 10 खरब वाला भी 10% देगा। इसको कहते हैं फ्लैट टैक्स। कौन सा टैक्स कहते हैं? फिक्स होता है सबके लिए। ओके हो गया। जैसे आप सेल्स टैक्स में एग्जांपल ले सकते हैं, जो जीएसटी है 18%। प्राइम मिनिस्टर चीजें परचेस करेगा वो भी 18% देगा। ठीक है। जो मियां अमन शाह है जो पाकिस्तान का अमीर बंदा है वो चीनी परचेस करेगा वो भी 18% देगा। ठीक है। और इधर ये जो सफाई वाला बंदा है, बाहर स्वीपर है, सफाई कर रहा है, ये चीनी परचेस करेगा फिर भी 18% देगा। ये फिक्स टैक्स का एक बेस्ट एग्जांपल। प्रोग्रेसिव टैक्स जी, प्रोग्रेसिव नाम से पता चलता है, जब इनकम इंक्रीज होगी तो टैक्स रेट्स इंक्रीज होंगे, जब इनकम डिक्रीज होगी तो टैक्स रेट्स डिक्रीज। इसको क्या कहते हैं? प्रोग्रेस। इसके साथ देख ले सैलरीड एंड नॉन सैलरीड रेट्स, ये भी आगे इनकम टैक्स में इंशाल्लाह समझ आ जाएगी। ठीक हो गया। और आगे है रिग्रेसिव टैक्स, ये उल्टा है, जब इनकम इंक्रीज होगी टैक्स रेट कम होगा, जब इनकम कम होगी तो टैक्स रेट्स ज्यादा होंगे। इसको कौन सा टैक्स कहते हैं? रिग्रेसिव टैक्स। जी। प्रिंसिपल फॉर लीवी टैक्स। अच्छा, कह रहा है कि अगर एफबीआर हम अवाम से टैक्स मांग रहा है तो एफबीआर हमें क्या बेसिक उसूल बताएगा जिससे हम मुतमईन हो जाए। मतलब हमें कैसे मुतमईन करेगा कि हमें टैक्स दे। कहते हैं आपको 3 उसूल बताता हूं। किसको? ये किसके लिए है? एफबीआर के लिए। कि जब आवाम से टैक्स मांगने हो ना और वो आपसे पूछे कि क्यों मैं टैक्स दूं, तो ये 3 उसूल अप्लाई करो, वो फिर आपके साथ रीजनिंग नहीं करेंगे। सबसे पहले द बेनिफिट प्रिंसिपल। एफबीआर, आप एफबीआर हो, समझ आ रही है? इधर आपने खुद को क्या समझना है? एफबीआर। आप अवाम के पास गए, आपने कहा टैक्स दो, वो कहते हैं क्यों दे? कहते हैं सबसे पहले उनको बेनिफिट प्रिंसिपल के ऊपर बात करें। क्या मतलब? कि जो स्टेट से ज्यादा बेनिफिट्स ले रहा है उससे ज्यादा टैक्सेस दे रहे। एफबीआर पहला उसूल क्या बनाए?
बेनिफिट प्रिंसिपल, कि जो स्टेट से ज्यादा फायदे ले रहा है उससे ज्यादा टैक्सेस ले ले, जो स्टेट से कम फायदे ले रहा है उससे कम टैक्सेस। समझ आ रही? अब इस्लामाबाद में जो गवर्नमेंट के फैसिलिटीज है, क्या वो बंदा यूज कर सकता है जो मुजफ्फरगढ़ के किसी गांव में बैठा हुआ है, जनूबी पंजाब? हाँ, इधर आप जाते हो नेशनल लाइब्रेरी, उसकी फीस है फॉर एग्जांपल 500 रुपए, मुझे पता नहीं है कितनी है, 500। ये क्या है? टैक्स। ये क्या है? कौन दे रहा है? नहीं, कौन दे रहा है? जो नेशनल लाइब्रेरी में जाएगा ना, वो मुजफ्फरगढ़ में जो बैठा है उससे 500 रुपए मांग सकते हैं। तो ये क्या है? बेनिफिट प्रिंसिपल। हाईवेज पे टैक्सेस कौन देता है? जो यूज आप नहीं यूज करते, बस पे जा रहे हो, आप यूज नहीं कर रहे, तो आपसे नहीं ले रहे वो टैक्स, बस वाले से ना, वो इनडायरेक्टली आपके टिकट में शामिल होता है। लेकिन जो बंदा हाईवे पे पैदल जा रहा हो मोटरवे पे, क्या उससे मोटरवे वाले टैक्स ले सकते हैं? साइकिल पे जा रहा हो ले सकते हैं? नहीं ले सकते। मोटरसाइकिल रिक्शे वाले से नहीं लेते। मोटरवे पे तो ये अलाउ ही नहीं है ना, ये आम हाईवेज जो है इस पे आप देख लो, सबसे कोने टूल प्लाजा में सबसे कोने में मोटरसाइकिल रिक्शे वाले ये जाते। बेनिफिट प्रिंसिपल। अब मोटरवे का टैक्स कौन देगा? जिसके पास गाड़ी। समझ आ रही है? तो टैक्सेस लगाने का फार्मूला पहले क्या बता दिया? किस फार्मूले कहते हैं टैक्सेस लगाओ आवाम के ऊपर? बेनिफिट प्रिंसिपल के ऊपर। बेनिफिट प्रिंसिपल क्या है समझा दिया कि जो अवाम में जो लिस्ट बनाओ, जो ये बेनिफिट लेगा वो इतना टैक्स देगा, जो ये लेगा वो इतना देगा, जो ये लेगा वो इतना देगा, जो नहीं लेगा वो नहीं देगा। सिंपल। बोले बच्चों क्लियर है कि नहीं? आगे द एबिलिटी टू पे प्रिंसिपल। जब बंदे से टैक्स मांगने जाओ ना, या बंदे से टैक्स मांग रहे हो, तो उसकी थोड़ी सी जजमेंट कर। ये ना हो कि वो बेचारा साल में कमा 50 लाख रुपए रहा है और उसमें से 30 लाख रुपए आप उससे टैक्स ले। एबिलिटी टू पे, उसकी एबिलिटी देखो कि वो कितना, अगर वो 50 कमा रहा है और 50 में से आप 5 लाख लोगे ना तो वो दे देगा। लेकिन अगर आप 20 मांगोगे ना 50 में से, तो इस बार तो आप ले लोगे, अगले साल वो 50 लाख इनकम शो नहीं करेगा, वो कौन से वाले लाइन में चला जाएगा? चोरी वाले लाइन में। फिर वो आप जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को ढूंढेगा। आप फ्यूचर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हो, बन जाओगे, परेशान नहीं हो। ठीक है जी? आप जैसे कि हमारे लिए 2 नंबरी करो, हमें टैक्स से बचा दो, ठीक है? तो फिर वो टैक्स चोरी करेंगे। नंबर 3, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन प्रिंसिपल। उनको अमीर लोगों के सामने जाए और उनको ये बात समझा दे कि जनाब आपको अल्लाह ताला ने दिया हुआ है, हमारे मुल्क में ऐसे लोग हैं जो 2 टाइम का खाना नहीं खा सकते। ओके, तो अमीर लोगों से टैक्स जब लगाना हो, क्या करना हो, तो उनको ये चीज समझा दे कि हमारे मुल्क में गुर्बत है, हमने इन पैसों से ये काम करने हैं। समझ आ रही है? तो वो आपको पैसे दे, वो एज ए चैरिटी डोनेशन। आपको पता है एक मजे की बात, दुनिया में सबसे ज्यादा जो डोनेशंस दी जाती है वो आपके मुल्क में दी जाती है, दुनिया में। इमरान खान कहता है, उसकी स्टेटमेंट है, देख लो, अब्दुर्रहमान की नहीं, कहते हैं मैं दुनिया के कोने कोने में गया हूं, बड़े अमीर अमीर मुल्कों में शौकत खानम के डोनेशंस के, उधर भी सबसे ज्यादा डोनेशंस मुझे पाकिस्तानियों ने दिए, ठीक है, और सबसे ज्यादा डोनेशंस मुझे अपने मुल्क में मिले। वजह ये नहीं कि हम बड़े शरीफ लोग हैं, वजह क्या है इसका? दूसरे मुल्कों के लोग जो है ना, वो अपने स्टेट को पैसा देते हैं एज अ डोनेशन समझ के कि हमारा स्टेट 1 रुपए भी नहीं खाएगा, ये गरीब लोगों के ऊपर खर्च कर देंगे। बात समझ आ रही है ना? कुछ क्लिक किया? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टैक्स लॉज, फॉलोइंग आर सम ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टैक्सेशन सिस्टम। एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंप्लायंस कॉस्ट शुड बी लो, एफबीआर के खर्चे कम होने चाहिए। इट शुड बी अंडरस्टैंडेबल, ये टैक्स लॉज जो है ये आसान होने चाहिए, मतलब इजी टू अंडरस्टैंड होने चाहिए। द बर्डन ऑफ टैक्सेस शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन प्रोपोर्शन। एक क्लास ऑफ पर्सन पे, पाकिस्तान में ये भी एक बहुत बड़ी मुसीबत है, सबसे ज्यादा बर्डन टैक्सेस का इन्होंने सैलरी, ये इस क्लास पे जो जॉब कर रहे हैं, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज है या जो प्राइवेट सेक्टर के एम्प्लॉइज है, एम्प्लॉइज के ऊपर, क्योंकि वो बेचारे, उनकी इनकम तो एम्प्लॉयर दे रहा है, वो सबके सामने है,
ठीक है। तो सबसे कहता है नहीं, किसी एक क्लास को बर्डनाइज नहीं करना, सारे सेक्टर्स के ऊपर टैक्सेस लगा दे कोई। द टैक्स शुड बी पेएबल इन कैश, ये नहीं एफबीआर को कहा कि इससे चेक वसूल नहीं करना, कैश में पेमेंट रिसीव करनी है, चेक वगैरह के थ्रू पेमेंट, क्योंकि ऊपर कहा है कि खर्चे कम होने चाहिए। अब अगर मैं एफबीआर को जाके क्रॉस चेक दे दूं, उसके लिए वो एक टीम रखेंगे कि जो चेक्स आते हैं वो बैंक में आप जाके जमा करो, उनको सैलरी नहीं देनी पड़ेगी। समझ आ रही है? तो ये डिपार्टमेंट तो बना हुई ना, पैसे किसके थ्रू वसूल करने हैं? कैश के। टैक्स शुड बी कलेक्टेड एट कन्वीनियंट टाइम, ये मैंने बता दिया। टैक्स शुड बी इम्पोज्ड बाय स्टेट व्हिच हैज जुरिसडिक्शन, टैक्स लगाने का इख्तियार स्टेट के पास होना चाहिए, ये इंडिविजुअल्स को नहीं देना। जैसे ब्यूरोक्रेट से आप उनको इख्तियार दे दो, डीसी को इख्तियार दे दो कि टैक्सेस लगा दो, फिर तो वो काम खराब हो जाएगा। ये इख्तियार किसके पास होना चाहिए? स्टेट के पास। इट इज लीव फॉर पब्लिक पर्पसेस, माशाल्लाह ये तो पाकिस्तान में यही काम हो रहा है। टैक्स शुड बी चार्ज ऑन इनकम ट्रांजैक्शन, अच्छा टैक्सेस सिर्फ इनकम्स पे नहीं लगाना, डिफरेंट चीजों पे लगाना, ठीक है। आगे आएंगे ट्रांजैक्शन या प्रॉपर्टी के। प्रिंसिपल्स ऑफ साउंड टैक्स सिस्टम, फिस्कल एडिकेसी, द सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू शुड बी सफिशिएंट। फिस्कल एडिकेट सिस्टम किसको कहते हैं? जब आपके रेवेन्यू टैक्सेस से जो पैसे आ रहे हैं और जो खर्चे हो रहे हैं वो जब इक्वल होना, या टैक्सेस वाला कलेक्शन वाला साइड ज्यादा, तो इसको हम कहते हैं कि ये सिस्टम फिस्कली एडिकेट है। पाकिस्तान का है फिस्कली एडिकेट है? नहीं, हम हर साल कर्जे लेते हैं। कहां से? क्योंकि हमारे टैक्सेस कम है और खर्चे ज्यादा। इक्वलिटी और थ्योरेटिकल जस्टिस, टैक्सेस चार्ज मस्ट बी बेस्ड अपॉन द एबिलिटी ऑफ द सिटीजन टू पे। Administrative feasibility, tax laws should be clear and plain to taxpayer. Consistency or compatibility with economic goal, tax laws should be consistent with economic goals of the government. The goal of government is to provide basic services for general public, जिसमें सबसे basic service है state की तरफ से हमारे, ये मैं नहीं कह रहा, ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में लिखा हुआ है। अच्छा, कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत ज्यादा सेक्शंस है, ठीक है, बहुत बड़ी बुक है, ठीक है। सबसे इनिशियल सेक्शंस में, इनिशियल रूल्स में, इनिशियल लॉज में लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? हाँ? जिसमें कि सिटीजन की माल और जान की हिफाजत स्टेट की जिम्मेदारी है। ये बहुत, यहां तक कि आप किसी को गुलाम नहीं बना सकते, चाइल्ड लेबर, ये सारी बातें कॉन्स्टिट्यूशन में सबसे पहले पेजेस पे ये बातें लिखी हुई, ठीक है। और जो हमारा इदारा जी, टाइप्स ऑफ टैक्सेस इन पाकिस्तान, टाइप्स ऑफ, अच्छा टैक्सेस जो है ना बच्चों, दो तरह के होते हैं। वैसे इकोनॉमिक्स में हो सकता है आपने पढ़ा हो, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। डायरेक्ट टैक्स वो है जो हम खुद गवर्नमेंट को पे करते हैं, ठीक है, उसको डायरेक्ट टैक्स कहते हैं। इनडायरेक्ट टैक्स वो है जो हम खुद नहीं पे करते। जिन बच्चों लॉन्ग ट्रैक वाले जिन्होंने सेल्स टैक्स पढ़ा है, ठीक है, तो सेल्स टैक्स को इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं। इनकम टैक्स जो अभी हम पढ़ रहे हैं उसको कौन सा टैक्स कहते हैं? डायरेक्ट टैक्स, ठीक है। तो ये पढ़ लीजिएगा, आसान सा है टॉपिक। और अगला है हिस्ट्री ऑफ टैक्स लॉज इन पाकिस्तान, इसकी सिर्फ रीडिंग करनी है कंसंट्रेशन के साथ, ठीक है बच्चों। तो ये हमारा थ्योरी का चैप्टर नंबर 1 हमने कंप्लीट कर लिया। ये मैं आखिर में पढ़ाता होता था, फिर बच्चे कहते थे सर थ्योरी आप आखिर में पढ़ाते हैं, फिर हमसे मैनेज नहीं होती ना थ्योरी, थोड़ा सा याद करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो आप स्टार्ट से ही थ्योरी 20 साथ याद करना शुरू कर ले, ठीक है। मंडे को आपका टेस्ट होगा चैप्टर नंबर 5 का और इस चैप्टर का, चैप्टर 1 का, ठीक है, सही है। चैप्टर 1 और चैप्टर 5, हाँ इस नहीं, वो मार्च 26 के बाद जो मंडे आएगा उसका, किस चीज का? डेटा का हम चेंज कर लेंगे, या वो टेस्ट चेंज कर लेंगे या मैं चेंज कर लूंगा, ठीक है जी। मंडे को अभी फिलहाल कंफर्म है कि आपका टेस्ट होगा, ठीक है। इन 2 चैप्टर्स का चैप्टर